अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया आपने अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाला फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के लिए। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जारी कत्लेआम की, और फिर इस दौरान अवाम की उमंगों का कत्लेआम भी, और उस पर अब तबसरे करने आ गए हैं बिलावल और मरियम। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स क्या हैं, इतलात क्या हैं और ये करने क्या जा रहे हैं। फिर 5 अगस्त के हवाले से सुहेल आफरीदी के सर पर क्या तलवार लटकाई गई है और बाकायदा प्लानिंग के तहत लटकाई गई है। उधर सलमान अकरम राजा भी लाहौर जलसा करना चाहते हैं। जमात इस्लामी वालों को 7 अगस्त की सूझी है और अलीमा खानम ने पाकिस्तान के मीडिया को एक साहिब मशवरा दिया है, क्या इस पर यह मीडिया अमल कर सकेगा या नहीं, और शामी साहब की जीत या हार, इस पर भी बात होगी। और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर रात 2 बजे क्या अचानक पुलिस जा पहुंची और कहानी क्या थी, किस्सा क्या था। और मुझे मुसलसल रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि मैंने बहुत अर्सा पहले बता दिया था कि लाहौर में अटारनी जनरल का मसला क्या है, मामला क्या है। और फिर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से भी अगर वक्त बचा तो उस पर भी बात करेंगे। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ मुस्बत अंदाज में तबादला ख्याल जारी रखें। सबसे पहले मजम्मत बनती है, और अब शायद पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी कौम में चंद लोग मेरे जैसे जो बोलने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं या अपने कथारसिस की कोशिश करते हैं, बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को हमारी ये पाकिस्तान की रियासत जो हार्ड स्टेट अपने आप को कहती है, अब दुनिया उसे फेल्ड स्टेट के तौर पर याद करने लगी है। क्योंकि आए रोज़ आपको गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक और कराची से लेकर कश्मीर तक हर जगह अगर इसी तरह की खबरें आएँ कि आज फलां जगह कत्लेआम हो गया, आज फलां जगह कत्लेआम हो गया, इतने लोग मारे गए, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं पाकिस्तान के शहरियों की। और दूसरी तरफ BLA वाले हों, BLF वाले हों, और पता नहीं किस किस नाम से उन्होंने अलहदगी पसंदों ने, फरारियों ने, दहशतगर्दों ने, फितनतुल खवारिज ने, फितनतुल हिंदुस्तान ने नाम रखे हुए हैं। और हमें सिर्फ हमारी कौम का, हमारे DGISPR का, हमारी स्टेट का इतना काम है कि उन्हें एक नया नाम अरबी से कहीं से चोरी करके कोई लफ्ज़ एक नाम दे देते हैं कि ये फितनतुल खवारिज हैं, ये फितनतुल हिंदुस्तान है, कल कोई और नाम आ जाएगा। और ऑपरेशन भी उनके खिलाफ शुरू करते हैं जो हज़ारों की तादाद में अब तक कर चुके हैं। उनके नाम भी कभी शौबान के नाम से रखते हैं, कभी ज़रबुल गर्ज़ और ज़रबुल ग़ज़ब और पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जो पाकिस्तानी अवाम को याद भी नहीं, और शायद अब पाकिस्तानी अवाम इन पर तवज्जो भी नहीं देती। पाकिस्तानी अवाम रिजल्ट चाहती है और रिजल्ट इनके पास है नहीं, सिर्फ एक के बाद एक ऑपरेशन अनाउंस करते चले जाते हैं और पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं अपना पेट काट के हमें पैसे दें, हमने ऑपरेशन करना है इन फितनतुल खवारिज के खिलाफ, इन फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ। और फिर ये भी कहते हैं हमारे बड़ों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद में कि देखें इंडिया ने इतने बिलियन डॉलर के मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदने का मुआहदा कर लिया है, अगर आपने हमें पैसे ना दिए और हमने ये असला ना खरीदा तो इंडिया तो हमें खा जाएगा। हालांकि गुज़श्ता साल 5, 7 और 9 मई तक 2025 में जो इंडिया और पाकिस्तान की चंद रोज़ की जंग थी, इस दौरान पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अपनी बर्तरी साबित कर दी। और फिर आप एक एटॉमिक पावर हैं, अगर आप एटॉमिक पावर हैं, आप इतने सालों से पाकिस्तानी अवाम को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर ज़िया-उल हक से लेकर नवाज शरीफ तक दरमियान में जितने हुक्मरान गुजरे, पाकिस्तानी अवाम को यही कहते रहे कि बस पेट पर पत्थर बांधें, हम एक दफ़ा एटमी ताकत बन जाएं, फिर इंडिया की जरूरत नहीं होगी हमारी तरफ मैली आंख से देख सके। आप एटमी ताकत भी बन गए, पाकिस्तानी अवाम को भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ी, अमरीकी पाबंदियां भी बर्दाश्त करनी पड़ी, UN की पाबंदियां भी बर्दाश्त करनी पड़ी। आपने एटमी बम बना लिया, हासिल कर लिया, ताकत बना ली, अब आप एक एटॉमिक पावर हैं, दुनिया आपसे डरती है, लेकिन आप मुसलसल पाकिस्तानी अवाम का गोश्त नोचे चले जा रहे हैं। मुसलसल कहते हैं कि और पैसे दें और पैसे दें। ये बिल्कुल बात ठीक है कि आने वाली जंग ड्रोन की और मिसाइल की होगी, लेकिन अगर ड्रोन और मिसाइल से ही हमने जंग लड़नी है तो फिर 7 लाख की ये पैदल फौज हमने क्यों रखी हुई है। अब पैदल फौज का काम खत्म हो गया है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता कम करें और वहां से बजट काट के आप मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करें, बजाय इसके कि आप पाकिस्तानी अवाम से मांगते चले जाएं। हाँ, एक काम रह गया है पैदल फौज का, जो आपने गुज़श्ता रोज आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में साबित किया कि आप उस काम में इंतहाई माहिर हैं। और अब मे भी दुनिया भर में कहीं किसी को इलेक्शन की धांधली करनी होगी तो मे भी वो हमसे ऐसा भी कहें कि आप जहां फौज भेजते हैं लोगों के डिफेंस के लिए, आप प्लीज़ थोड़ी सी फौज इस काम के लिए भी भेज दें कि हमारे यहाँ इलेक्शन है और हमने अपनी मर्जी का नतीजा हासिल करना है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इतनी अहमियत नहीं रही, बल्कि अब जिस खित्ते में इलेक्शन हो रहे होते हैं वहाँ जो आपने सेक्टर कमांडर है और वहाँ जो आप रेंजर्स की टीम भेजते हैं उसको लीड कौन कर रहा है, अब सबसे अहम वो बंदा होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कोई अहमियत नहीं। आप जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल को ही देख लें, आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। अमली तौर पर उनका क्या काम रहा, इलेक्शन से एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमने तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं, और इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये नताइज आ गए। दरमियान में क्या हुआ,
नो बडी इज देयर, नो बडी इज रिस्पॉन्सिबल। और फिर पूरे आज़ाद कश्मीर में या वहाँ भेजी गई फोर्सेज में से कोई एक कमिश्नर लियाकत चट्टा जैसा मुजाहिद अभी तक सामने नहीं आया जो आकर बता दे कि हमने इन 13 सीटों पर असल में धांधली का ढोंग रचाया कैसे। लियाकत चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बता दिया था कि 13 सीटें जो पिंडी डिवीजन की हैं वहां हमने धांधली किस तरह की। अब भी मामला 13 सीटों का था और वहां धांधली सरेआम हुई, खुली हुई। वहां पहली बात कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जरिए तमाम आज़ाद कश्मीर भर के लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज पे हैं, अपने मुतालबात मनवा रहे हैं और बड़ा जायज़ और साहिब मुतालबा है उनका कि 12 महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म की जाए। और ये इलेक्शन से ही जुड़ा हुआ है। जब नशिस्तों की बात हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, तो पहले तो ये मामला तय करना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन में आपको जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी मैंडेट चोर हुकूमत और उनके सरपरस्तों की ये ख्वाहिश है कि ये 12 सीटें बरकरार रहें, क्योंकि इन्हीं 12 सीटों की मदद से वो अपनी मर्जी के नताइज हासिल करते हैं। और यही एतराज़ है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों का। अब गुज़श्ता रोज़ उन पर बाकायदा एक बार फिर कत्लेआम का आगाज़ कर दिया गया, क्योंकि अब ये समझते हैं कि इलेक्शन की धांधली कराने में ये कामयाब हो गए हैं और अब ये आगे बढ़ के इन्होंने वहाँ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनानी है। अब पहला ढंगोसला तो ये देखें कि इन्होंने छोटा सा आज़ाद कश्मीर है उसमें इलेक्शन 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, क्योंकि ये समझते थे कि मीरपुर, कोटली और इस एरिया में वो पहले नताइज अपनी मर्जी के ले सकते हैं, वहाँ ले लिए गए। अब 9 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दे दी गई, 4 पीपल्स पार्टी को, और वो भी आपस में लड़े चले जा रहे हैं और वो सिर्फ नूरा कुश्ती है और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान के जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन मुहिम के दौरान ये इसी तरह लड़ रहे थे आपस में, लेकिन इलेक्शन से अगले दिन इन्होंने फिर एक मीटिंग की, जफियां डाली और उन जफियों को सोशल मीडिया पे वायरल करके पाकिस्तानी अवाम को बताया भी कि देख लो हम अंदर से मिले हुए हैं, लेकिन आप ऐसे भोले सादा और कम अकल हो कि आपको ये बात समझ भी नहीं आती कि हम ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अब दोबारा वो ड्रामा दोहराया गया आज़ाद कश्मीर में, और इलेक्शन से पहले ही रियासत के हवाले से बताया जाता है कि पाकिस्तान की स्टेट ने, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के ISI के अंदर मौजूद पॉलिटिकल सेल वालों ने मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी बता दिया था कि जीतेगा वो जिसके सर पे बड़े साहब का हाथ होगा। और अब की बार बड़े साहब का हाथ मियां नवाज शरीफ बल्कि उनकी चहेती लाडली बेटी मरियम नवाज के सर पे है, और मरियम नवाज इस दफ़ा इंतखाबी मुहिम को लीड कर रही थी। आपको वहाँ और कोई नजर नहीं आया। मरियम नवाज ने तो इस हद तक दीदा दलेरी से इंतखाबी मुहिम को लीड किया कि वहाँ बाकायदा ब्राइब किया, रिश्वत के तौर पर 10 ग्रीन बसें पंजाब के बजट से उठाकर वहाँ आज़ाद कश्मीर में भेज दी गई। और अब ये ड्रामा किया जा रहा है कि वो बसें जब्त कर ली थी इलेक्शन कमीशन ने। भाई जब्त कर ली तो आपने मरियम नवाज के खिलाफ एक्शन लिया, सिर्फ बसें जब्त की, मरियम नवाज के खिलाफ तो एक्शन नहीं लिया। उसे नायल करने के लिए कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो इस वक्त चहेती हैं पाकिस्तान के बड़े साहब की, और बड़े साहब हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस मरियम नवाज। और जब डिफेंस करने की तमाम जिम्मेदारी मरियम नवाज की खुद आसिम मुनीर साहब ने उठाई हुई है, तो फिर मरियम नवाज के खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है? इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बल्कि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद अब वो अपने बज़ाहिर सियासी मुखालिफ बिलावल भुट्टो जरदारी को ये बता रही हैं कि बिलावल ने स्टेटमेंट दी है कि रियासत ने पहले फैसला कर लिया था कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग को जिताना है। मरियम उस पर स्टेटमेंट देती हैं कि मैं बिलावल को समझाना चाहती हूँ कि रियासत नहीं, अवाम फैसला करते हैं इलेक्शन का। अगर अवाम इलेक्शन का फैसला करते हैं तो कश्मीर के अवाम तो सड़कों पर बैठे हुए हैं, आपने उनका फैसला सुना? नहीं सुना। अगर अवाम फैसला करते हैं तो 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान के अवाम ने तो फैसला कुछ और सुनाया था, आपने सुना? नहीं सुना। अगर अवाम फैसला करते हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में बैठ के आपके वालिद साहब को उन्होंने लाहौर में हरा दिया, और आपके फार्म 45 और 47 सोशल मीडिया पे गर्दश कर रहे हैं। सियासी एतबार से थोड़ी सी भी मुल्क की सियासी हरकियात पे नज़र रखने वाले हर बंदे के टेलीफोन में वो फार्म 45 और 47 पहुंच चुके हैं, जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपके वालिद साहब लाहौर के उनके अपने इंतखाबी हल्के में हार चुके थे, लेकिन आपने वो हार तस्लीम नहीं की और मियां नवाज शरीफ साहब को फार्म 47 पकड़ा के रात 3 बजे रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तब्दील करके मर्जी के नताइज लिए गए। ये होता है अवाम का फैसला और ये आपके उसूल हैं। मरियम नवाज रहने दें, ये वजाहत आप ना करती तो ज़्यादा बेहतर था। और फिर आप पे तो तनकीद इस तरह भी हो रही है कि जब अरशद शरीफ को कत्ल किया गया था और उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंची थी तो आपने उस दिन भी जश्न मनाया था ट्विटर पे। अब फिर आज़ाद कश्मीर लथपथ है और आपने फिर वहाँ कामयाबी का जश्न मनाया है। अब ऐसे मौके पे अगर पाकिस्तान के मीडिया को आपने खामोश कर लिया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का आप क्या करेंगी? अल जजीरा और BBC रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में उस रोज़ इलेक्शन वाले दिन भी आपने कश्मीर के अवाम पर अंधाधुंध फायरिंग की और जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए। 19 से 20 रिपोर्ट कर रही है इंटरनेशनल मीडिया के लोग मारे गए। अब अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए अब तक आज़ाद कश्मीर में ये 12 महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने के हवाले से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले सड़कों पर हैं जब से तकरीबन 5 जून से लेकर आज तक, तो BBC और अल जजीरा के मुताबिक
तकरीबन 47 to 49 लोग शहीद हो चुके हैं। जबकि अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों से पूछा जाए तो वो कहते हैं 67 लोग शहीद हो चुके हैं। एक मुल्क में 67 लोग एक मुतालबे पे, जिसे अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए आप ये मानते हैं कि मुतालबा उनका ठीक है कि ये 12 नशिस्तें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन आप इस पर क्यों नहीं उनकी हाँ में हाँ मिला रहे? क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आपके हक में है और वो 12 नशिस्तें एस्टेब्लिशमेंट आपके हक में इस्तेमाल कर रही है या करना चाहती है। इसलिए आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस जायज़ मुतालबे को भी जायज़ नहीं मानते, और सिर्फ मुतालबा नहीं मानते बल्कि उन पर आप गोलियों की बौछार कर चुके हैं। अब ये जो 19 लोग गुज़श्ता रोज़ मारे गए हैं, क्या उनके लवाहिकीन या उनकी आने वाली नस्लें इसको भूल सकेंगी? और फिर आप कहते हैं कि रियासत हार्ड स्टेट है। रियासत नहीं, अब इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रियासत को हार्ड स्टेट के तौर पर नहीं बल्कि फेल्ड स्टेट के तौर पर याद किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान में अगर वहाँ से खबरें आएंगी कि आज उन्हें 50 पुलिस के एहलकार, फौज के एहलकार, रेंजर्स के लोग या खासा बरदार मार दिए, आज 60 मार दिए, आज 100 मार दिए, 150, 200, एक दिन का नंबर सामने आ रहा है। अगर इस तरह की सूरत हाल हुई और फिर मौलाना फजल रहमान जैसे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक अहम रहनुमा बता रहे हैं कि टांक में, बन्नू में, लकी मरवत में, कोहाट में एक एक करके फितनतुल ख्वारिज कहें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले कहें, जो मर्जी है उनको नाम दें, वो दहशतगर्द हैं और वो एक एक पुलिस स्टेशन पे और स्कूलों पर जाकर कब्जा कर रहे हैं। सादा लोग शहरी जो सड़कों पर बैठे हुए हैं सिर्फ अपने जायज़ सियासी मुतालबात सामने रख के, आप उनसे बातचीत करने के बजाय आप उन पर सीधी गोलियां चला रहे हैं। अब सवाल यहाँ एक और पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तो 9 और 4 की रेशो से नशिस्तें दे दी गई, मुस्लिम लीग को 9 और पीपल्स पार्टी को 4, लेकिन IPP को एक सीट भी नहीं दी गई। और आप कहेंगे कि जी IPP को फिर क्यों लाया गया था दरमियान में? IPP को इसलिए लाया गया था कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले थोड़े थोड़े शर्मा रहे थे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद करने से कि अब हम मजीद नहीं कर सकते, बहुत हो गई। अब लोग चूंकि इमरान खान के पीछे खड़े हैं, अब ये हमसे मजीद बोझ नहीं उठाया जाता, क्योंकि वो शर्मा रहे थे उनकी चापलूसी मजीद जारी रखने से। इसलिए उन्हें इस बात पे आमादा करने के लिए IPP को जंप स्टार्ट के तौर पर फील्ड में छोड़ा गया था। वो जंप स्टार्टर हैं और कुछ नहीं। और IPP को जब सामने लाया जाता है तो उन्हें दिखाया जाता है कि देख लें, इन्होंने ये अंगूठा हमारा मुंह में रखा हुआ है और ये मुसलसल चूसे चले जा रहे हैं, उनकी कोई सियासी हैसियत नहीं, फिर भी हम उन्हें कौमी असेंबली में भी हमने पहुंचा दिया, वफाकी कैबिनेट में भी पहुंचा दिया, सेनेट में भी पहुंचा दिया, उनको सूबाई असेंबलियों में भी हम पहुंचा रहे हैं, ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्हें हमने 5 नशिस्तें दे दी हैं। अगर आप हमारा अंगूठा अपने मुंह में डाल के IPP की तरह चूसते रहेंगे मुसलसल, तो आपको भी आपके सर पे हाथ रखा जाएगा, आपके भी सर बदस्तूर दस्त शफकत रहेगा। अगर नहीं तो फिर हमारे पास हमारा अंगूठा चूसने के लिए तो IPP, MQM और इस तरह की और कई जमातें लाइन में लगे खड़ी हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दोबारा अपनी वही खिदमत जारी रखने पर आमादा करने के लिए IPP को सिर्फ एक आइटम सॉन्ग के रोल के लिए भेजा गया था और वो यही रोल करते रहेंगे। उधर नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से ऐलान तो किया हुआ है और सुहेल खान अफरीदी पे एक तलवार लटक रही थी कि उन्हें उससे पहले नाअहल ना कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में अब उन्हें रिलीफ मिल गया 2 हफ्ते का, और रिलीफ भी इसलिए मिला उन्हें कि उन्हें यह बताया गया कि अगर आप 5 अगस्त को बिहेव करेंगे, हमारी हदायत के मुताबिक एहतजाज करेंगे तो ठीक, वरना ये 2 हफ्ते गुजरते हुए ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, 2 हफ्ते बाद फिर यही तलवार आपके सर पे होगी और आपको नाअहल कर दिया जाएगा और आपके नीचे से चीफ मिनिस्टरशिप की कुर्सी खींच ली जाएगी। अब सुहेल अफरीदी अगर अच्छे बच्चे बनेंगे, पिंडी वालों की मर्जी के मुताबिक 5 अगस्त को एहतजाज करेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर यही वफाकी आईनी अदालत होगी और यही सुहेल अफरीदी होंगे। उधर नाजरीन, सलमान अकरम राजा ने लाहौर में DC लाहौर को दरखास्त दी है और दरखास्त देने के मौके पे जो वीडियो बनी है वो ज्यादा डिस्कस हो रही है। ये मामला नहीं डिस्कस हो रहा कि कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज अमान जो DC लाहौर हैं वो PTI को 5 अगस्त को लाहौर में एक जलसा करने की इजाज़त देते हैं या नहीं, क्योंकि जिस अंदाज में वो बैठ के इन लोगों की बात सुन रहे हैं उससे साफ लगता है कि उनकी ट्रेनिंग भरपूर हुई है और उन्हें लाहौर डिप्टी कमिश्नर वैसे ही नहीं लगाया गया। वो रऊनत के बिल्कुल आखिरी म्यार को छू रहे हैं और उनकी कामयाबी का राज भी इसी में है। इसलिए PTI वाले उम्मीद न रखें कि उन्हें 5 अगस्त को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलेगी। हालांकि सलमान अकरम राजा और उनके साथी DC साहब को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लोकल लाहौर के ही लोग होंगे, हम छोटा सा एक जलसा करना चाहते हैं, बस इजाज़त दे दें। इजाज़त नहीं मिलेगी उन्हें। दूसरी तरफ जमात इस्लामी वालों को भी इशारा कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि 7 अगस्त तक अगर ये पेट्रोल सस्ता नहीं करते तो फिर हम एहतजाज करेंगे। ज़बरदस्त जमात इस्लामी वाले भी कमाल के लोग हैं। ये भी पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने कहा है एक बहाना। ये सिर्फ अपने लोगों को जो थोड़े से इनके साथ रह गए हैं उनका लहू गर्म रखने के लिए इस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं। गवर्नमेंट हर 24 घंटे बाद आपके पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है और आप कह रहे हैं 7 अगस्त तक अगर पेट्रोल की कीमतें कम ना की गई तो फिर हम सड़कों पर निकलेंगे, ज़मीन गर्म कर देंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, यकीनन ये मैंडेट चोर हुकूमत आपकी इस धमकी से डर गई होगी।
दूसरी तरफ अलीमा खानम ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को एक मशवरा दिया है। वो कहती हैं आप मीडिया वालों को रिपोर्टिंग करने पर उठाया जाता है ना, तो मुतहिद होकर एक दिन रिपोर्टिंग बंद कर दें। पूरी दुनिया में अपने हक के लिए एहतजाज होते हैं। जितने भी चैनल्स हैं इनमें काम करने वाले तमाम लोग मुतहिद होकर कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ यकजहती दिखाएं, एक दिन चैनल्स बंद कर दें। अब देखते हैं कि अलीमा खानम की ये तजवीज़ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को समझ आती है या नहीं। बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पे तो ऐसा काम वो कर सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जेब में है। और फिर दूसरी तरफ आपको याद होगा 2 रोज़ पहले हमने भी डिस्कस किया था कि मुजीबर रहमान शामी सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके चैनल के, उनके प्रोग्राम के को एंकर सलमान हसन और उनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को मुजीबर रहमान शामी को बताए बगैर नोटिस दिया गया, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। शामी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, एहतजाजन सोशल मीडिया पे वावेला हुआ और अब शामी साहब का यह मुतालबा मान लिया गया, उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं किया गया और सलमान हसन और उनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को वापस जॉब पर बुला लिया गया। और अब इसे लोग मुजीबर रहमान शामी की बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर खड़े रहे हैं तो उन्हें कामयाबी हुई है। ऐसी बात नहीं है। शामी साहब बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर खड़े नहीं रहे। शामी साहब तो पिंडी वालों की मर्ज़ी के मुताबिक और दुनिया न्यूज़ के मालिक मियां आमिर महमूद की मर्ज़ी के मुताबिक ही प्रोग्राम करते हैं। सिर्फ मसला ये था कि अब सोशल मीडिया पे शोर हुआ तो ये शामी साहब की झोली में ये कामयाबी आन गिरी। जिस सोशल मीडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बात करता है या उस सोशल मीडिया के हक में बात करने से हिचकिचाता है, आज शामी, सलमान हसन और उनके प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को इसी सोशल मीडिया ने बचाया है। ये मुजीबर रहमान शामी की कामयाबी नहीं, ये सोशल मीडिया की कामयाबी है। शामी साहब तो जो बोलते थे पहले भी, अब भी बोलते चले जाते हैं और साल हर साल से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हक में ही बोलते हैं। जब आपको बज़ाहिर लगता हो कि मुजीबर रहमान शामी साहब पाकिस्तान के अवाम के हक में बोल रहे हैं, तो ये वही फार्मूला है मजीद निज़ामी मरहूम का कि ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ही असल जिहाद है, लेकिन उससे आगे ब्रैकेट में ये लिखा होता है कि बोलने से पहले ज़ालिम हुक्मरान से इजाज़त ले ली जाए। शामी साहब जो भी बोलते हैं इजाज़त लेकर बोलते हैं। उधर नाज़रीन, लाहौर में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान के घर रात 2 बजे छापा पड़ा पुलिस का और वहाँ से वो CCTV फुटेजेस वगैरह लेकर चले गए और फिर बाद उसको साफ़ करके या उसकी कॉपी करके उन्हें वापस दे दी गई। अटॉर्नी जनरल भी फौरी तौर पर उन्होंने भी पुलिस को रब्ता किया और जो छापामार टीम थी उसके 11 या 14 जितने अरकान थे सबको मुअत्तल कर दिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि अटॉर्नी जनरल जो इस मैंडेट चोर बंदोबस्त के बहुत बड़े सहूलतकार हैं और इमरान खान के खिलाफ वही कोई कसर बाकी नहीं उठा रखते, इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ गुज़श्ता 4 सालों से अपना किरदार डालने में, उस मंसूर उस्मान अवान के खिलाफ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आपको याद होगा, अगर आप मुसलसल मुझे देख रहे हैं, कि मैंने बहुत अर्सा पहले बता दिया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान इन दिनों शदीद मुश्किल का शिकार हैं। वो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान शटल कॉक बने हुए हैं और उसकी वजह उनके लाहौर के ऑफिस में एक खातून वकील हैं। अब इससे आगे मजीद कहानी मंसूर उस्मान अवान जानते हैं और उनकी अहलिया जानती हैं, लेकिन ये लाहौर की खातून वकील का मामला क्या है ये कुछ दिनों तक शायद सामने आएगा। अब भी जो उनके घर में छापा पड़ा है ये भी वही कारस्तानी है, लेकिन इससे एक सबक उस मंसूर उस्मान अवान को हासिल हो गया कि अगर आप तगड़े सहूलतकार हैं इस मैंडेट चोर बंदोबस्त के, तो यहाँ और भी आप जैसे सहूलतकार फिर रहे हैं। शायद आपकी मुखालिफ पार्टी जो शायद आपके घर के अंदर ही मौजूद है या आपके घर के अंदर घुसना चाहती है या घुस चुकी है, सिर्फ ऐलान चाहती है, उनके भी ज़्यादा बड़े सहूलतकारों से राब्ते हो सकते हैं। अब पाकिस्तान में सिर्फ मामला ये है कि आप रियासत के या रियासत में बैठे हुए वर्दी वालों के सहूलतकार हैं, सिर्फ इतना मामला नहीं कि आप उनके सहूलतकार बनने के बाद भी चैन की नींद सोच सकेंगे। ऐसा नहीं, आपसे बड़ा कोई सहूलतकार रात 2 बजे भी आपके घर की दीवारें फलांग कर पुलिस को आपके घर के अंदर आपके बेडरूम तक पहुंचा सकते। अलबत्ता मंसूर उस्मान अवान साहब को अब मजीद एहतियात करनी चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि वो मुस्तकबिल के सियासतदान भी हैं और खुशाब में जिस तरह वो तरक्याती काम करवा रहे हैं बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो यकीनन उनका मैंडेट नहीं है लेकिन वो करवा रहे हैं क्योंकि सहूलतकार हैं, इसलिए मुस्तकबिल में वो MNA का इलेक्शन भी खुशाब, सिरगोदा, सूंस के सर से लड़ना चाहते हैं। तो एहतियात ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत संजीदा लेते हैं। आप ना लेते हो तो ये आपकी मर्जी। नाज़रीन, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत यह है कि ईरान ने बाकायदा रब्ता किया है पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने एक बार फिर सहूलतकार, सालस, मुज़ाकरातकार, रब्ताकार या विचोले का किरदार कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये इस्लामाबाद में होते हैं मुज़ाकरात, दोहा में या जनेवा में। ईरान ने कहा है कि हम इन तीनों शहरों में जिस जगह कहा जाए हम पहुँचने के लिए तैयार हैं। उधर नेतन्याहू अमेरिका पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मैं सितंबर में यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में भी शिरकत करूंगा। अब वो कैसे करेंगे? मुकाबला है ज़ोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क वर्सेस सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं सितंबर तक क्या होता है। अलबत्ता ज़ोहरान ममदानी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने वाले नहीं और डोनाल्ड ट्रंप भी ज़िद्दियों का चेयरमैन है। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।